हेलो। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कक्ष में। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएससी के मैथ के 20 क्वेश्चन का एक सेट, और इसी तरह से ये क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे, और इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे एक नया सेट मैथ का और रीजनिंग का भी फ़िलहाल, और कुछ ही दिनों में हम आपके लिए जीके जीएस के भी सेट लाएंगे। और इन सारे सेट का जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आइए हम आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 44,806 कह रहा है कि 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो क्या होगा। इफ़ द नंबर 44,806 इज कन्वर्टेड टू द नियरेस्ट 1000 इट विल बी। हम आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके आए हैं और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का दोनों लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन भी बता दें। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकटतम 1000 या नियरेस्ट 1000 में कह रहा है करने के लिए। तो जब भी हमको निकटतम 1000, निकटतम 100 या फिर किसी संख्या के निकटतम 10,000 में करना होता है, तो हम उस संख्या के अगले अंक को देखते हैं जिसमें करना होता चेंज, उससे अगले डिजिट को देखते हैं। अगर हमको 1000 में करना है तो हम सैकड़े के अंक को देखेंगे। यहाँ सैकड़े का अंक है 8, तो इस हिसाब से अगर वो 8, अगर सैकड़े का अंक जो हो 5 से अधिक हो, जब सैकड़े का अंक 5 से अधिक होता है तो वो संख्या, जिस संख्या को हमको चेंज करना होता 1000 में, उस संख्या में यानी 1000वें वाले डिजिट में एक जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 45,000, मतलब 45,000। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको डेली हम आपके लिए इस तरह का सेट बाइलिंगुअल में डेली हम आपके लिए लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन का दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। 4 bells were rung at intervals of 3, 8, 12 and 15 minutes and they started ringing simultaneously. Then after how much time will they ring together? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हों तो हमको सबसे पहले जो भी घंटियों के मिनट का अंतराल दिया हुआ होता है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3, 8 और 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे जब हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120 मिनट। मतलब ये जो घंटियां हैं वो फिर से एक साथ 120 मिनट बाद बजेंगी। 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो हैं बराबर संख्या में है। तो यदि बैग में कुल 368 रुपए हैं, धन 368 है, तो बैग के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के, 3 प्रकार के सिक्के दिख रहे हैं और तीनों सिक्कों की संख्या बराबर है, तो यहाँ हम मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या क्या है, ये तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, x है। सिक्कों की अगर संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। जब तीनों प्रकार के सिक्के बराबर हैं तो यहाँ पे 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के सभी की संख्या क्या हो जाएंगी, x ही हो जाएंगी। अगर इसमें कुल हमारे पास धन कितने हैं, 368 रुपए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी प्रकार के, जैसे कि आपके पास सिक्के हैं, मान लीजिए 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो ये आपके पास कितने धन हो गए, 50 रुपए हो गए। तो इसका मतलब जो सिक्के होते हैं और जितने रुपए का वो सिक्का होता है उसको हम अगर गुना कर दें एक दूसरे से, तो जितना धन होता है वो हमारे पास निकल आता है। तो यहाँ 1 रुपए के x सिक्के हैं तो 1 को x से गुना कर देंगे, प्लस 5 रुपए के फिर x सिक्के, 5 को x से गुना कर देंगे, फिर 10 रुपए के x सिक्के, 10 को x से गुना कर देंगे। इस तरह से हमारा कुल धन कितना है,
₹68। हम देखते हैं 10 5 15 1 16x बराबर कितना है 368। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 368/16। इसको अगर हम काटें तो आ जाएगा, डिवाइड दें तो 16 दूनी 32, फिर 4 पे 8 16 23। यानी कि एक प्रकार के सिक्के कितने हैं 23 हैं। यानी कि ₹1 के सिक्के भी 23 है, ₹5 के सिक्के भी 23 है और ₹10 के सिक्के भी 23 है। सभी सिक्के बराबर कह रहा है, तो ₹1 और ₹5 ₹10 के सिक्के सभी 23 है। तो हमको कुल सिक्कों की संख्या कह रहा है कि बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी, कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या के लिए क्या करेंगे, हम इसको 23 को 3 से गुना कर देंगे। क्यों 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 प्रकार के सिक्के हमारे पास हैं, इसलिए हम इसको 3 से गुना कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 69। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल उपलब्ध नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा अभी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से जितने भी क्वेश्चन हो वो हम बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और क्वेश्चंस का जो भी PDF होगा वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिए कि टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 675 को गुना किया जाए, जिससे 675 को अगर गुना कर दें तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमको करना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 675 इज मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। तो हमको घन बनाना, ये ध्यान देना है घन बनाना है या वर्ग बनाना था, हमको घन बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो इसका क्या करें, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 675 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से ही आपको भाग करना होता है। तो 675 को अगर 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 135। फिर इसको 5 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 27। फिर इसको 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ क्यूब पूछ रहा है, अगर घन पूछ रहा हो तो हमको यहाँ 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है, यानी कि 3 संख्याओं का जोड़ा लगाना पड़ता है। अगर वही वर्ग पूछ रहा होता है तो संख्याओं का 2 ही जोड़ा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं घन जो होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पे उसका घन निकालते हैं हम। यहाँ पे हमको कहता है कि घन निकालना है, तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमको किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 और 5 2 ही बार है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 और 5 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। ये 5 वो संख्या होगी जिसको गुना करने से हम क्या हो जाएगा, ये संख्या एक पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक विक्रेता है जिसका कमीशन कह रहा है 28% है, एक विक्रेता का कमीशन 28% है और वह 7500 रुपये का कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। If the commission of a salesman is 28%, he earns 7500. How much money will he earn by selling goods worth Rs? अब कह रहा है कि ये कितना कमाएगा, परसेंटेज का कमीशन कितना 28%, बेच कितने का रहा है 7500 का। तो आसान है, इसका हम 7500 का सिर्फ 28% निकाल लेंगे। जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसको प्रतिशत जिस संख्या में लगा होता है उसमें हम 1 से भाग दे देते हैं। तो इसको हम गुना कर लेंगे, 28% था, इसको हम गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करने पे आ जाएगा आपको 2100, ठीक है। तो वो कितना उसका कमीशन हो जाएगा 2100। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 2100 रुपये उसका आपको कमीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको आज आसान लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि BSSC CGL 27 मार्च 2016, यानी कि BSSC के ही पैटर्न पे पिछले प्रीवियस ईयर में जितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चंस आज उठाए हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगले जो क्वेश्चंस हो वो BSSC के ही हों। अभी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे जाके हम आपको जितने भी सेट उपलब्ध करवाएंगे वो BSSC के तर्ज पे ही, यानी कि BSSC के बेस पे ही वो क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक नल A एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल B उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल A और B खोल दिए जाएं परंतु 2 घंटे बाद नल A को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल कितने घंटे में टंकी को पूरा भर देगा।
a tap A can fill a tank in 8 hours and another tap B can fill in it just 6 hours. If both taps A and B are opened but tap A is closed after 2 hours, then in how many hours the second tap will be fill the tank completely. कह रहा है कि जब ये 2 घंटे काम कर लें उसके बाद बी को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है तब दूसरा नल यानी कि काम करने के बाद 2 घंटे। तो हमको दिया हुआ है कि ए करता है 8 घंटे में उस टैंक को भर सकता है, उसी तरह से बी भर सकता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। इस दोनों की हम क्षमताएं निकाल लेते हैं, यानी कि इस दोनों के क्या क्षमता है इसकी ये देख लेते हैं हम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका कर लेंगे 8 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, मतलब ए नल 3 यूनिट काम करता है 1 घंटे में और बी नल 4 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। अब कुल काम कितने, 24 यूनिट्स। अब इस 24 यूनिट काम को हम ख़त्म करना है। अब ए और बी दोनों मिल के अगर बात करें तो कह रहा है 2 घंटे ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं। तो 2 घंटे में ए और बी कितना काम कर लेंगे, 3 + 4, और ये दोनों कितने देर काम करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं। तो 4 3 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट कार्य खत्म हो गए। बचे कितने यूनिट कार्य। अब शेष कार्य को अगर हम देख लें तो शेष हो जाएगा कितना, 24 में से 14 यूनिट घटा देंगे, बचेगा 10 यूनिट कार्य। ये 10 यूनिट कार्य जो बचा, अब इस 10 यूनिट कार्य को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए को बंद कर दिया जाता है। तब 10 यूनिट कार्य को करने में बी को कितना घंटा समय लगेगा, 10 यूनिट करने में बी को कितना समय लगेगा। बी की क्षमता क्या है, 4 है। अब इसको हम 10 को 4 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे क्वेश्चंस आसान ही हैं आज के लिए। आपको अगले क्लासेस से क्वेश्चंस के कुछ लेवल में इंक्रीज मिलेगा और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं और सभी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे हम कि बाइलिंगुअल ही आपको प्रोवाइड किए जाए। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। 10 people shake hand with each other at the end of a dinner party. So how many time in total would the hands have been shaken? कितनी बार हाथ मिलाए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 10 लोग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल एक फार्मूला आता है, वो आप फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख लें। फार्मूला होता है n × n - 1/2। तो इसके लिए n क्या है, जहाँ पे n जो है वो संख्या है, किस चीज़ की संख्या है, ये संख्या है वो जो लोग हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से उनकी संख्या है। तो उसके अगर हम उस पर देखें तो इसमें n कितना हो जाएगा, इसका n 10 हो जाएगा। और इसको हम इस पर पुट करें तो सिंपली हो जाएगा 10 × 10 - 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 9/2, 90/2, मतलब 45। तो कुल जो हाथ मिलेंगे वो 45 बार कुल हाथ मिलाए जाएंगे इसमें। तो इसके लिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 5,000 रुपये है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है। तो 5,000 रुपये 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, यानी 5,000 रुपये यहाँ क्या है, मूलधन है, और 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। RS 5,000, थोड़ा सा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा इसमें गलत दिख रहा है हमको, ठीक है। सिंपली आप समझ लीजिए कि इसका जो है RS 5,000 इसका क्या प्रिंसिपल है, और गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया हुआ है, इसलिए कभी कभी ट्रांसलेशन गलत भी निकलता है। और यहाँ पे हमको SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 300, और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 वर्ष। तो हमको क्या पूछा है, रेट पूछ रहा है। जब ऐसे सिंपली रेट पूछे तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आता है SI × 100 / प्रिंसिपल × टाइम, ठीक है। ये फार्मूला सारे एक आप फार्मूला सिंपल होता है कि प्रिंसिपल × रेट × टाइम / 100, यानी कि मूलधन × समय × दर / 100। वो किसके लिए होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आप ये फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर साधारण ब्याज देखें तो वो दिया हुआ है 300 × 100, और मूलधन देखें तो 5,000 है, और टाइम मेरे लिए
2 वर्ष है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा 3 गुना 10, 30 बटे 5 गुना 2, 10। इसका जो हो जाएगा 3%, ठीक है, 3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक CI का क्वेश्चन था। लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, कोशिश किया गया है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं हैं जिनका HCF और LCM दिया हुआ है। ठीक, 2 संख्याएं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 4 और 48 है, तो x और xy का मान क्या होगा। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स x and y are 4 and 48 respectively. The value of xy will be, xy का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए भी एक आसान सा फॉर्मूला होता है कि x इंटू वाई, यानी कि x गुना y बराबर होता है LCM गुना HCF। तो यहाँ पे LCM हमको दिया हुआ 48, HCF दिया हुआ 4, दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 192। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आसान ही क्वेश्चन था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन 80। अब जब कोई भी संख्या हम जानते हैं अपने आप में 100% होता है, 80 भी अपने आप में 100% होगा। अब उससे 20% अधिक पूछ रहा है, तो 80 भी अपने आप में अगर 100% है, उससे अगर 20% अधिक पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा उसका 120%। तो आसानी से इसको कर सकते हैं कि 80 का 120%, तो 80 गुना 120 बटे 100। अगर इसका हम कर लेंगे कैलकुलेशन तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 8, 96। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 96। विकल्प डी में इसका, ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंकों का सेट का औसत बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, कुछ अंक दिए हुए हैं जिसके औसत आपको बताने हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ नंबर दिए हमें कुछ 232, 149, 208, 301, 399 और 415। जब भी एवरेज मतलब औसत निकालने के लिए अगर कहे तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं। संख्याओं के योग में अगर जितनी संख्याएं हैं उससे अगर हम भाग दे दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज औसत निकल जाएगा। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर इसको इंग्लिश में कहें सम ऑफ डिजिट्स बटे नंबर ऑफ डिजिट्स, तो संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें कितनी ये संख्याएं क्या सब है हमारे पास। 232 हैं, 149 हैं, 208 हैं, 301, 399, 415। इसको भाग किससे देना होगा हमको, कितनी संख्या है वो ध्यान देना हमको। ठीक है, संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं कुल। अब इसको अगर हम जोड़ें तो 5, 9, 5, 14, 1, 15, 28, 9, 32, 2, 34 का 4, फिर 3, 1, 4, 9, 13, 17, 3, 20 का 0 बचा 2, 4, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 2, 17। तो ये हो जाएगा जोड़ने पे 1704। 6 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आसानी से देखें, अगर हम ऑप्शन को देखें, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन को देखें तो सिर्फ 6 से, अगर 4 है लास्ट में तो 4 को कटने के लिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से यहाँ 284 ही हो सकता है, जो कि इसके लास्ट में लास्ट डिजिट 4 है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको डिवाइड दे के ही देखा जाए। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन को देख के भी आपको क्वेश्चन को देखना होगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। उनकी उम्रों का योग क्या है? अब यहाँ देखें तो कह रहा है चार्ल्स और श्रेया। इस क्वेश्चन का भी बाइलिंगुअल नहीं है, तो अगले बार से हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का बाइलिंगुअल आपको मिले। अगर चार्ल्स देखें और श्रेया तो है, और ये दोनों एक दूसरे से शादीशुदा हैं, ठीक है। अब कहता है कि चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच अंतर 6 साल का है। तो श्रेया इसमें हम मान लेते हैं x, तो चार्ल्स का क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। अब उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी, तब कह रहा है कि उस समय चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो सिंपल है कि इसका मतलब चार्ल्स ही बड़ा होगा, क्योंकि उसकी उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे करें तो 30 वर्ष पहले में दोनों में से 30 वर्ष को हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले अगर 30 वर्ष कह रहा है पहले जाने के लिए, तो 30 वर्ष पहले। अब कह रहा है श्रेया की उम्र का 5 गुना चार्ल्स की उम्र के 4 गुने के बराबर है। इसको अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा 5x माइनस 150 बराबर 4x प्लस 24 माइनस 120। ये x वाले को एक तरफ लेके चले आते हैं हम, 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 30। तो x बराबर हो जाएगा 54, ठीक है। अब x 54 है तो x किसकी उम्र है? श्रेया की उम्र है। श्रेया की उम्र कितनी हो गई? 54 वर्ष। तो चार्ल्स की उम्र क्या आ जाएगा? 54 प्लस 6 60 वर्ष। तो यहाँ पे चार्ल्स कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र तो निकल गया, एक का है 54 वर्ष और एक का है 60 वर्ष। उनकी वर्तमान उम्रों का योग पूछ रहा है, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे, सिंपल है। तो 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 114। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एक और क्वेश्चन का हो गया। तो क्वेश्चंस आसान ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का बाइलिंगुअल है, और ये क्वेश्चन आपको फिर से एक एवरेज पे ही क्वेश्चन है, मतलब औसत पे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे तरह से और दूसरे तरीके पे ही है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का तापमान कितना था? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे was 30 degrees Celsius and the average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday was 32 degrees Celsius. Accordingly, if the temperature on Monday was 32 degrees Celsius, then what was the temperature on Thursday? ठीक है। तो अगर हम देखें, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले 3 का तापमान दिया हुआ, 3 दिन का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का, वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 30 डिग्री दिया हुआ है। अब 30 डिग्री सेल्सियस, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 30 को 3 से गुना कर देंगे, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना? 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हो जाएगा फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, उसका तापमान कितना? 32 डिग्री। तो इसका फिर योग कुल कितना हो जाएगा? 32 गुना 3, 96 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मंडे यानी कि सोमवार का तापमान यहाँ पे दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार का तापमान अगर मंडे का 32 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसकी जगह पे हम 32 डिग्री सेल्सियस रख देंगे मंडे के जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना? 32 डिग्री सेल्सियस प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना दिया हुआ? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना बच जाएगा? 90 में से 32 घटा देंगे, कितना आएगा? 58 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हमको निकालना किसका है? थर्सडे का निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना है? टेम्परेचर ऑन थर्सडे कितना होगा? तो अगर थर्सडे का निकालना चाहे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या करना पड़ेगा? उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम ट्यूसडे और वेडनेसडे का वैल्यू रख दें जितना आया हुआ 58 डिग्री, तो हमको थर्सडे का तापमान निकल जाएगा। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का 58 डिग्री हो गया, और थर्सडे, और ये कुल कितना था? 96 डिग्री सेल्सियस था। तो थर्सडे का कितना हो जाएगा? 96 में से
58 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। वैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कई और तरीके से भी बना सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ऐसे कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक आसान और बेसिक विधि है, तो बेसिक मेथड से ही हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट और लॉस पे क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या है? ए ट्रेडर सोल्ड ए पेन एट ए लॉस ऑफ 20%. Had he sold the pen for 12 more, he would have gained 10%. What is the cost of price of that pen? तो अगर हम देखें तो पहले कह रहा है कि अगर जितने में बेचा है उस पर उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है 20% का, ठीक है। अगर उसको 12 रुपये एक्स्ट्रा पे बेचता तो कितना आता? उसको प्रॉफिट हो जाता 10 रुपये का। मान लो कि ये x रुपये में बेचा था तो उस पर 20 रुपये का उसको लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। अब इसको 12 रुपये पे बेचता है, 12 रुपये इसको x में अगर 12 रुपये ज़्यादा से बेचता है तो उसको क्या होता है? 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि टोटल इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ये लॉस जो होता है माइनस होता है, मतलब ये माइनस 20% हो गया, और प्रॉफिट जो हो गया वो प्लस 10% हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच अगर हम देखें तो ये 20 और ये 10 अंतर अगर देखेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे, अगर अंतर निकालना हो तो दोनों के बीच अंतर हो जाएगा लगभग 30% का, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30% का डिफरेंस हो जाएगा। और 30% के डिफरेंस में कह रहा है कि वो कितने में बेचा है? 30% का डिफरेंस इसका क्या? 12 दिया हुआ है। अगर किसी संख्या का 30% जो है वो 12 हो गया, 30% 12 हो गया तो संख्या कितना हो जाएगा? अगर 30% 12 हो गया तो संख्या कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ 30% 12 है तो संख्या हम निकाल लेते हैं। तो 100% निकालना है हमको, तो हो जाएगा 12/30 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में ये हो जाएगा 40। संख्या कितनी हो जाएगी? 40। यानी कि वो जो कलम का क्रय मूल्य था वो कितना था? 40 रुपये था। तो ऐसे इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये हानि था इसलिए इसको माइनस में कर लिए, और ये लाभ था तो कुल अंतर दोनों के बीच, हानि और लाभ के बीच अंतर अगर हम देखेंगे तो अंतर निकल जाएगा 20 और 10, 30 का अंतर हो जाएगा, और 30 का अंतर हमारे पास 12 रुपये दिया हुआ है। तो 30 का अंतर 12 है तो 100, अगर 30% 12 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि 1000 रुपये को ए एवं बी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के अंश का 1/2 से 10 अधिक एवं बी के अंश का 1/3 से 20 अधिक समान है। तो ए का अंश ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 1000 रुपये हमारे पास है जिसको हमको ए और बी में बांटना है। अगर हम देखें तो ए को मान लेंगे अगर हम x, तो बी कितना हो जाएगा? बी को मिलेगा 1000 में से x, 1000 माइनस x। कहता है कि इसका 1/2 से 10 अधिक, यानी कि x/2 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? b के अंश के 1/3 से 20 अधिक। तो b का अंश कितना है? 1000 माइनस x/3 से 20 अधिक के बराबर है। तो a का अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले कितना हो जाएगा? ये x/2 बराबर x/2 माइनस 1000 x माइनस x/3। x वाले दोनों को एक तरफ ले आएंगे और डिजिट वाले को एक तरफ एक चले जाएंगे, 20 में से 10 जाएगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा 2 से 3 बार में, यानी कि 3x माइनस 3 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस, और ये माइनस प्लस 2x बराबर 10 है। इसको इधर जाके गुना कर देंगे, 3 2 5x माइनस 2000 बराबर 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 60 प्लस 2000 यानी 2060, x बराबर 2060/5, 412। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए। अब इस तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं कि बी के पास कितना है। अब 1000 में से एक्स का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जो घटा दीजिए, 1000 में से 412 को घटा दीजिए, जो होगा वही बी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए ऐसे करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राम का वजन श्याम से 25 किग्रा अधिक है। मतलब राम का वजन श्याम से 25 किग्रा अधिक है। दोनों का सम्मिलित भार 325 किग्रा है, तो श्याम का भार कितना होगा? ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम जो है वो श्याम से 25 kg अधिक है, तो श्याम को मान लेंगे x, तो राम कितना हो जाएगा? x प्लस 25। अब दोनों का मिला के कहता है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, x और x प्लस 25 कितना हो जाएगा? दोनों का मिला के 325 kg है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 300। 25 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा 150 kg। और किसका वजन पूछ रहा है? श्याम का भार कितना होगा? तो श्याम का भार क्या माने थे हम? x माने थे, तो x कितना हो जाएगा? 150 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। कोशिश किया गया कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हो। आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन हर एक चैप्टर से लिया गया है। और अगले बार से हर एक सेट में हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हो, जो छूट गया उनसे भी हो। आप जानते ही होंगे कि बीएसएससी के जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको सीजीएल हो या फिर सीजीएल लेवल 3 वाला हो या फिर आपको इंटर स्तरीय वाला हो, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक्स मैथ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एडवांस मैथ से होते हैं, तो आपको अर्थमेटिक्स मैथ पे ज़्यादा कमांड करना होगा एडवांस मैथ की अपेक्षा। एडवांस मैथ से मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट ही गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अर्थमेटिक मैथ पे पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकेंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ट्रेन पासेस ओवर ए ब्रिज 400 मीटर लॉन्ग। If the speed of the train is 30 meter per second and it takes 20 seconds to cross the bridge, then what is the length of the train in meters? ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है मीटर में। तो यहाँ दिया हुआ 400 मीटर, ये पुल की लंबाई है। जब भी पूछे ट्रेन, अब यहाँ अगर पुल की लंबाई है तो वो काउंट किया जाएगा, मतलब पुल की लंबाई हो तो गिनती होगी। अगर किसी आदमी के बारे में पूछता कि ट्रेन एक आदमी से होकर गुजरता है, आदमी को गुजरता है इतने सेकंड में, या फिर एक खंबे को के पास से गुजरता है, आदमी के पास से गुजरता है, खंबे के पास से गुजरता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम आदमी या खंबे की लंबाई या फिर उसकी चौड़ाई वगैरह को नेगलेबल मानते हैं, मतलब नगण्य मान के उसको चलते हैं। लेकिन अगर पुल की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, तो उसको हम गिनते हैं। तो यहाँ 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म लंबे एक पुल को पार कर रही है ट्रेन। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो समय जो भी दिया हुआ हो, कुल समय जो भी हो वो, अब बाकी हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है टोटल? अगर 400 मीटर, दोनों का अगर देख लें 400 मीटर, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। दोनों की लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं एक तरह से, कि दोनों को जितनी लंबाई होगी उतनी दूरी तय करेगा। तो 400 प्लस x हो गया, और इसमें समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड, यह समय हो गया। और कितनी स्पीड ट्रेन की? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा 30 उधर जाके 20 से, तो ये हो जाएगा x बराबर 600 माइनस 400। इसका आंसर हो जाएगा 200। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 200। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक रेल, फिर ट्रेन से ही क्वेश्चन ये भी लग रहा है, ट्रेन का ही क्वेश्चन है। एक रेल 2.5 घंटे तक कह रहा है कि औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और तब 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया आपको। ए ट्रेन ट्रेवल्स an average distance of 50 km in 2.5 hours per hour and then 70 km for 1.5 hours per hour, then how far will the train travel in these 4 hours? ठीक है, तो कहता है कि ट्रेन के बारे में अगर हम देखें, ट्रेन की
औसत जो है वो स्पीड के बारे में कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जब चलता है तब 1.5 घंटे चलता है, और जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो कितना घंटे चलता है? नहीं, रेल 2.5 घंटे चलता है 50 किलोमीटर की गति से। 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर, तो हम सामान्य से जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल। समय यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 घंटे, यानी कि 2.1/2, इसको गुना कर देंगे कितने से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 गुना 50, तो ये आ जाएगा 2 से 25, 25 पंजा 125 किलोमीटर। मतलब जब ये 50 की गति से चलता है तो 125 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब दूसरी दूरी कह रहा है कि वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और कितनी देर चलता है? 1.5 घंटे चलता है। तो 1.5 घंटे मतलब 1.1/2, और इसको हम गुना कर देंगे किससे? 70 से। ये कितना आ जाएगा? 3/2 गुना 70, तो ये हो जाएगा 3 गुना 35, 105। तो हमको कुल दूरी निकालना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230 किलोमीटर। 125 और 105 कितना हो जाएगा? 230 किलोमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये 19वां क्वेश्चन है। आज टोटल कुल जो है 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो इसी तरह से रोज़ 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बीएसएससी के प्रीवियस ईयर अभी, फिर बाद में आपको जितने भी होंगे क्वेश्चन आपको हम उपलब्ध करवाएंगे हर एक विषय के। ये कहता है मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? द एजेज ऑफ मनु एंड भरत आर इन द रेशियो ऑफ 6:5 एंड the sum of their ages is 44 years. What will be the ratio of their ages after 8 years? अब मनु और भरत के एज का, मनु है और भरत है, इन दोनों के एजेस का रेशियो क्या है? 6 और 5 है, ठीक है। और दोनों का योग क्या है? 44। तो मान लेंगे कि रेशियो क्या है? x है, तो ये 6x मान लेंगे इसको, और ये 5x हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 44 ईयर, 44 वर्ष आ रहा है, यानी कि 11x बराबर 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से मनु कितना हो जाएगा? ये 6 चौके 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? भरत 5 चौके 20। मतलब मनु की अभी वर्तमान आयु 24 है और भरत की 20 है। अब कह रहा है कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मतलब दोनों में ये 24 है और ये 20 है, मनु और भरत। अब कह रहा है कि 8 साल बाद तो दोनों में 8 वर्ष जोड़ देंगे, 24 8 32 और 20 8 28। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, इसको काटते हैं 4 से 8 बार में और 4 से 7 बार में, 8:7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का जी। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन आपको एक शायद एडवांस मैथ से है, एडवांस मैथ ही है लेकिन आसानी क्वेश्चन है। एक बस के पहिए का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर बस वह पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछ रहा है। डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। 60 की अगर वो कह रहा है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कुछ ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल द व्हील मेक इन 1 मिनट इफ इट रन्स इन द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, 66 किलोमीटर यहाँ होना चाहिए था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगले बार से हम कोशिश करेंगे कि इसका भी हम करेक्शन करके आपको दें, ठीक। अब कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास कह रहा है कितना दिया हुआ, 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको 140/2 70 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब हम अगर देखें तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, उस पहिए की परिधि निकाल लेंगे,
ठीक है। तो परिधि कितनी हो जाएगी उस पहिए की? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आप लोगों को, 2πr। 2π का वैल्यू 22/7 लेते हैं। जब तक कहा नहीं जाता है तब तक हम इसको 22/7 ही लेते हैं। अगर वैल्यू दिया हुआ कुछ है तो उस हिसाब से तब हम लेते हैं 22/7। और यहाँ त्रिज्या दिया हुआ 70, इसको 10 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी इसकी परिधि। हमको पूछ रहा है यहाँ 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रहा है, तो 1 मिनट में, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो कितने मीटर प्रति मिनट की गति से चल रहा है? अगर हम देखें 66 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। हम इसको सबसे पहले कर लेंगे क्या, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए जब घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 5/18 से इसको गुना कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 18 से अगर इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 9 बार में, 2 से 33 बार में, ये फिर 3 से कट जाएगा, 11, 3 से 3, तो हो जाएगा इसका 55/3 मीटर पर सेकेंड। हमको पूछ रहा है कि हमको मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, यहाँ कह रहा है कि कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, ठीक है। तो 55/3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो 55/3 मीटर पर सेकेंड से वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल। अगर इसको गुना कर दें हम तो ये कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 दूनी 110, यानी कि 1100 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा। लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ किस में है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हम इसको चेंज कर लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1100 को 100 से गुना करेंगे तो ये उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,10,000। और ये हमको दिया हुआ है, ये हो गया कुल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये कुल इसका डिस्टेंस हो गया, पहिया जो तय करेगा। और पहिया कितना एक बार में कितना तय करता है? 440 सेंटीमीटर एक बार में तय करता है। तो उसको चक्कर, यानी कि इतना दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो इसमें हम सिर्फ सिंपली 440 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम भाग दें 11 से 100 बार में, 11 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये कितने चक्कर लगाएगा? अच्छा, 1000 बार में 4 से 100 अगर हम इसको करेंगे तो अच्छा 4 से ये 1000 बार में कटेगा 11 से, और ये 4 से अगर हम काटेंगे 1000 को तो कितना हो जाएगा? 250, ठीक है, 250। तो इसको अगर हम चक्कर लगाने की बात करें तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 250। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो इसका परिधि निकालना होगा। परिधि निकाल लीजिए। परिधि निकालने के बाद क्या करना होगा? जितनी दूरी है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना तय कर रहा है, लेकिन हमको किस में दूरी चाहिए? दूरी चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा यहाँ पे परिधि आएगा। तो सेंटीमीटर में दूरी निकाल लेंगे। सेंटीमीटर में दूरी आ गया 1,10,000। उसको हम 440 से डिवाइड दे दिए, उतने चक्कर में पूरा कर लेंगे। तो आया आंसर 250। तो 250 चक्कर जब पहिया लगाएगा तो इतनी दूरी तय कर देगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जो हम ये 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन सारे BSSC CGL के हैं। देख सकते हैं आप, सब में क्वेश्चन में टैग लगा हुआ है। सारे BSSC CGL के क्वेश्चन हैं, और CGL 2018 जितने भी एग्ज़ाम CGL के BSSC के ही सारे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की है। अगले जो अभी कुछ दिन होंगे उसमें हम BSSC के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, और हर एक विषय के क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग का ही करवाएंगे, हर एक विषय के क्वेश्चन करवाएंगे जो भी है, जितने भी विषय से पूछे जाते हैं। और आपको सभी विषय के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे हम, और इसके सारे क्वेश्चन का आपको जो है PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और सभी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आपको बायलिंगुअल में आपको PDF उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। GK GS जो भी करवाएंगे उसका सॉल्यूशन जो होगा वो भी हम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए।